ये क्लास 9 के साइंस के चैप्टर मोशन का पार्ट 2 है। ठीक है, इससे पहले हम लोग पार्ट 1 वीडियो इसका देख चुके हैं। कुछ बेसिक पॉइंट मैंने बताया था और कुछ डिफिनेशन बताया था। तो कुछ लोगों का कहना था कि आप डिफिनेशन भी कुछ लिखिए। ठीक है, मैंने बोला था कि डिफिनेशन लिखने में वो रनिंग वीडियो में बहुत अच्छा खासा टाइम लग जाता है, तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि समझाना मेन है, आपको समझना ज़्यादा। लिखने के लिए तो आप डिफिनेशन किसी भी बुक से आप लिख के आप समझ सकते हैं, मगर अगर एग्जाम्पल अगर आप समझ लेते हैं तो आपके दिमाग में वो डिफिनेशन आ जाता है। फिर भी मैंने कुछ डिफिनेशन यहाँ पर लिखा है जो पार्ट 1 वीडियो में मैंने समझाया था। जो भी बच्चे अगर पार्ट 2 वीडियो पहले देख रहे हैं तो पार्ट 2 वीडियो देखने से पहले आप पार्ट 1 वीडियो आप देख लीजिए, तभी आपको इसका डिफिनेशन और जो 2 पॉइंट मैंने जो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था उस पॉइंट को आप समझ पाएंगे। तो आप जैसा कि बोर्ड पे देख रहे हैं कि मैंने गति मोशन उसका एक डिफिनेशन लिखा है कि कोई वस्तु गति में तभी होती है जब वो समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। एकदम सिंपल सा बात है। मैंने ये बताया था कि गति में जब भी कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है और वो मोशन में आएगा तभी आएगा जब उसके समय में परिवर्तन होगा। जैसे अगर आप सोए हुए हैं, आप उड़ जाते हैं, उठ के कोई काम कर रहे हैं तो आप मोशन में आ गए, आप गति में आ गए। और गति में जब आ गए तो आपको समय भी लगा कोई काम करने में। उठ के आप बिस्तर से उठ के या फर्स्ट फ्लोर से आप 5th फ्लोर पे अगर आप जा रहे हैं तो एक समय लगा, और समय में जो परिवर्तन हुआ, जो स्थिति में परिवर्तन हुआ, पोजीशन, यानी आप विराम से आप मोशन में आ गए और समय के साथ जो परिवर्तन हुआ उसी को गति कहते हैं। देखिए, डिफिनेशन कुछ भी हो, आप बाद में अगर समझ गए तो आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं। किताबी भाषा रटने की जरूरत नहीं, इसीलिए बोर्ड पे मैं डिफिनेशन नहीं लिखा था पिछले वीडियो में, मगर फिर भी मैंने एक डिफिनेशन लिख दिया कि आप इसको समझ लीजिए। दूसरा आ जाइए, इसको एक एग्जांपल से आप समझिए कि मोशन क्या होता है। जैसे मान लिया जाए, फिर से एक बात बता देता हूँ, मान लिया जाए जीरो पॉइंट है, कोई इनिशियल पॉइंट है, यानी प्रारंभिक आपका पोजीशन यहाँ पर है। मान लिया यहाँ पर ए कोई जगह है, बी कोई जगह और ये सी कोई जगह। तो कोई व्यक्ति, मान लिया जाए यहाँ पर कोई व्यक्ति, अगर आपको यहाँ से स्टार्ट किया जाना, 0 से यहाँ पर, फिर ए से बी, फिर बी से सी, यानी ये आपका यहाँ से दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ किया। तो ये जो यहाँ से वहाँ गया, ए से ओ से चलकर स्टार्ट किया है और ए तक पहुँचा, ए से बाद बी, बी से लेके सी तक पहुँचा है, तो इसकी जो कुल दूरी हो गई, ये जो कुल दूरी हो गई, वही आपका वस्तु की दूरी कहलाता है। ठीक है, और ये मोशन में भी हो गया। ये दोनों डिफिनेशन काम करे। देखिए, दूरी का भी डिफिनेशन आप यहाँ पर देखिए कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा चले गए कुल रास्ते को उस वस्तु की दूरी का। गतिमान का मतलब मोशन में, कोई वस्तु या व्यक्ति अगर मोशन में है और उसके द्वारा कुल रास्ते जो चले गए, मान लीजिए कहीं यहाँ से 0 से लेके सी तक अगर चला है, ओ से लेके सी तक जो चला है, तो ये कुल रास्ता हुआ। मान लीजिए यहाँ से आपका स्कूल है, आप यहाँ से घर है, घर से ये स्कूल है आपका, तो ये कुल रास्ता तय किया। तो यही जो कुल रास्ता जो तय किया वही आपका दूरी कहलाया। क्या कहलाया? दूरी कहलाया। तो मान लीजिए कुल दूरी आपका क्या हो गया, ओ ए बी प्लस बी सी, ये आपका कुल रास्ता कहलाया। तो कुल रास्ता हो गया, तो ये क्या हो गया, ये कुल दूरी हो गया। मान लीजिए ओ से लेके सी तक आपको 5 किलोमीटर रहा, तो हो सकता है कि यहाँ से जाने में 2 किलोमीटर और फिर यहाँ 2 किलोमीटर, फिर यहाँ 1 किलोमीटर, 2 2 4 1 5 किलोमीटर कवर कर लिए। तो जो 5 किलोमीटर जो कवर किया तो वो क्या हो गया, वो उसकी दूरी हो गई। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था अदिश राशि सदिश राशि, आप देख लीजिए। वस्तु द्वारा चली गई दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती है। अगर कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो वो मोशन में है, वो गतिमान में है, तो वो कहीं ना कहीं दूरी तय करेगी। दूरी कभी भी शून्य नहीं होगा। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूरी कभी शून्य हो सकती है, हाँ या नहीं। तो इसका जवाब क्या हो गया, नहीं, कभी भी नहीं हो गया। क्योंकि बस तीसरा पॉइंट आ जाइए, वस्तु द्वारा चली गई दूरी हमेशा धनात्मक होती है। क्या हो गया, धनात्मक। धनात्मक का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव जो साइन होता है
प्लस का प्लस का जो साइन होता है इसी को धनात्मक, धनात्मक बढ़ते हुए क्रम में। जैसे मान लिया यहाँ से 2 किलोमीटर, 2 से फिर 2 किलोमीटर, फिर 2 से फिर 1 किलोमीटर, ये बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि बी पॉइंट पे जाने के बाद वो फिर ए पॉइंट पे आ गया, वो घटा नहीं है, ये पीछे नहीं गया वो। आप इसको पढ़ेंगे आगे विस्थापन में, जब हम लोग पढ़ेंगे तब समझेंगे इस बात को। तो ये धनात्मक हो रहा है, यानी ये बढ़ रहा है, ऋणात्मक कभी नहीं होगा, निगेटिव कभी भी इसका वैल्यू नहीं आएगा, समझे, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में रहेगा। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ में आ गया। चौथा पॉइंट आपको एक पॉइंट बताने के बाद में बताऊंगा, ठीक है। और आप इसको देखिए कि अगर आप इसका नोट कर लिए तो नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाता हूं। अगला पॉइंट हम लोग चलेंगे विस्थापन। क्या चलेंगे? विस्थापन। अब विस्थापन क्या होता है? मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जब आप दूरी पढ़ रहे हैं तो दूरी के बाद फिर विस्थापन आएगा, तो विस्थापन में भी हम लोग कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे। चलिए इसको मिटा देता हूं मैं। फिजिक्स जैसा जो फिजिक्स को क्या बोला जाता है? नेचुरल साइंस। क्या बोला जाता है? नेचुरल साइंस। नेचुरल मतलब जो आसपास, हमारे आसपास जो हो रहा है, जो भी घटना घटती है या जो भी घटना हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, तो वो सब फिजिक्स से रिलेटेड है। फिजिक्स हमारा एकदम नेचुरल साइंस है, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में जो देख रहे हैं वही हम फिजिक्स कर रहे हैं, वही हमारा फिजिक्स है। उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उछल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, हंस रहे हैं, ये सब आपका एक फिजिक्स का पार्ट है वो, ठीक है। यानी वो प्रैक्टिकल लाइफ सिखाता है हमको फिजिक्स। अगर आप फिजिक्स को अगर बहुत प्रैक्टिकली आप लेके चलिएगा तो सबसे इजी आपका सब्जेक्ट हो जाएगा फिजिक्स, ठीक है। मैंने फिजिक्स अच्छा खासा पढ़ा है, मैंने बीएससी वगैरह में भी किया हूँ मैं, ठीक है, एमएससी भी। ओके, तो आप यहाँ देख लीजिए, मैं एक पॉइंट लिखता हूँ, विस्थापन। विस्थापन इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। देखिए कभी कभी आप देखिएगा वर्ड विस्थापन, विस्थापन यानी जगह बदलना, डिस्प्लेसमेंट जगह बदलना। बहुत सा वर्ड में भी अगर आप डिक्शनरी में कंसर्न कीजिएगा वर्ड का, तो आपको डिफिनेशन अपने आप याद हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं सारी बात आपको दिमाग में आ जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, अब ये डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? बात होता है तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये सब किताबी भाषा हो गया, अब सिंपल सा भाषा आप समझिए। मान लेते हैं कि ये एक रोड है, इसको रोड मान लेते हैं, ठीक है। रोड चलने के बाद क्या हो गया कि मान लिया ए है और ये बी है, मान लेते हैं ए और बी एक चला रूट। तो ये इसका क्या हो गया? इनिशियल यानी प्रारंभिक स्थिति। ये हो गया अंतिम, यहाँ आपको पहुंचना है, ये अंतिम हो गया। शुरू किया, खत्म किया, फिर खत्म किया, फिर शुरू किया, इस तरह से हो सकता है। तो मान लिया जाए यहाँ पर एक के लेके बीच गया आपको 5 किलोमीटर। तो ये दोनों के जो बीच का जो दूरी होता है, प्रारंभिक स्थिति के बीच का दूरी और अंतिम स्थिति के दूरी, बीच के दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। समझ गया बात को? बात आई समझ में? देख लीजिए, नहीं समझ में आए तो हमको फिर आपको समझा देता हूँ कि जैसे मैं एक एग्जांपल से मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पर है, रुका हुआ है। जैसे आप दूरी को आप समझिए, दूरी विस्थापन में अक्सर कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कोई वस्तु या कोई व्यक्ति यहाँ पर है, उसका घर है यहाँ पर, ठीक है। ये इसका स्कूल है, ठीक है। तो यहाँ घर से वो स्कूल में चला, तो घर उसका क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट पे हो गया, यानी प्रारंभिक जगह पर हो गया, और स्कूल उसका क्या हो गया? फाइनल पोजीशन पे हो गया, यानी अंतिम स्थान पे हो गया। तो ये दोनों के बीच का दूरी तो होगा ना कुछ तो दूरी तय करेगा वो, 1 किलोमीटर हो, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। जैसा कि आप वर्ष को कहें कि वस्तु द्वारा चली गई दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती, तो कभी शून्य नहीं होगा। तो आप बोलिएगा कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर हुआ सर? ठीक है, वो समझिए।
तो उसको समझने के लिए आपको अदिश राशि और सदिश राशि के पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। पार्ट 1 वीडियो में मैंने उसको समझाया, फिर भी आपको इसको मैं बता देता हूँ कि अदिश राशि में क्या होता है, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, यानी अंकनीय मान। यानी आपको 5 किलोमीटर सिर्फ बोल दिया गया कि ये दूरी 5 किलोमीटर तय किया, दूरी 5 किलोमीटर। मगर विस्थापन में क्या होगा कि उसमें आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा, दिशा बताना पड़ेगा कि किस दिशा में आपका स्कूल है, आप किस दिशा से आप जा रहे हैं या किस दिशा में आप जा रहे हैं। यही आपका विस्थापन हो गया। ठीक है, दूरी और विस्थापन में यही अंतर है। एक चार्ट में बताऊंगा जिसमें दूरी और विस्थापन को मैं डिटेल से बता दूंगा। विस्थापन को व्यक्त करने के लिए, यानी विस्थापन को का मान निकालने के लिए उसके अंकनीय मान और दिशा का होना जरूरी है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या विस्थापन के लिए अंकनीय मान और दिशा दोनों का होना जरूरी है, या सिर्फ अंकनीय मान का होना जरूरी है, या सिर्फ दिशा का होना जरूरी है। तो नहीं, इसको विस्थापन को निकालने के लिए या व्यक्त करने के लिए या बताने के लिए आपको अंकनीय मान यानी न्यूमरल नंबर, कुछ नंबर होना चाहिए, जैसे 5 किलोमीटर नंबर हो गया, और डायरेक्शन भी होना चाहिए कि आप ईस्ट में जा रहे हैं कि वेस्ट में जा रहे हैं कि नॉर्थ में जा रहे हैं कि साउथ में जा रहे हैं। जैसे ये डायरेक्शन होता है ना, नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये आपका डायरेक्शन है। इसी डायरेक्शन में यहाँ से भी कुछ डायरेक्शन निकलता है, यहाँ से भी कुछ डायरेक्शन, और यहाँ से भी कुछ डायरेक्शन। डायरेक्शन आप सब समझते हैं, ये सब चीज़ कोई नई चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा हो गया कि विस्थापन अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो अदिश सदिश राशि आप समझ गए होंगे, तो क्या है ये सदिश राशि, क्योंकि सदिश राशि में अंकनीय मान और दिशा दोनों होता है, इसीलिए विस्थापन आपका क्या हो गया, सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है, यानी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। और आपका दूरी क्या है, अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। आप पार्ट 1 वीडियो देखिए, मैंने वहां पर बताया हूं। ठीक है, उसमें सिर्फ अंकनीय मान की जरूरत हो, वहां पे सिर्फ 5 किलोमीटर बोल दिया गया कि 5 किलोमीटर दूरी तय की गई, तो बस वो दूरी क्या हो गया, 5 किलोमीटर। उसके लिए बताने की जरूरत नहीं कि आप किस डायरेक्शन में गए। समझिए, इसका भी जो मापना होता है, मेजरमेंट होता है, किसी चीज का भी मेजरमेंट होता है, उसके लिए एक यूनिट की जरूरत होती है। अगर हम कपड़ा नापते हैं तो सेंटीमीटर में, इंच में या फीट में कपड़ा नापते हैं। ठीक है, मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में तो नहीं नापेंगे, जनरली नहीं नापते हैं, मीटर ही में नापते हैं। ठीक है, हो गया। उसी तरह अगर हम दूरी नापते हैं तो मिनिमम हम मीटर में लेके चलते हैं, सेंटीमीटर में नहीं चलते हैं। तो स्टैंडर्ड जो यूनिट होता है दूरी या विस्थापन का, ऐसा यूनिट आपने पहले पढ़ा है। ठीक है, स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट जो है आपका, वो पढ़ा है कि आपका अगर वेट के लिए आपको किलोग्राम, मास के लिए किलोग्राम, इस तरह का जो है वो आपको बताया गया। टाइम के लिए सेकंड होता है। ठीक है, आप उसको मिनट में भी कर सकते हैं, आवर में कर सकते हैं, मगर स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड माना गया। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन और दूरी, डिस्टेंस का जो मेजरमेंट यूनिट होता है वो मीटर होता है। चलिए, अगला पॉइंट है, यदि कोई वस्तु पुनः लौटकर अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती तो वस्तु का विस्थापन शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। अब इसको समझिए कैसे शून्य होगा। विस्थापन शून्य हो जाएगा मगर दूरी कभी भी शून्य नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझ लीजिए, जान लीजिए। विस्थापन कैसे शून्य होगा, दूरी क्यों शून्य। दूरी मैंने बता चुका, विस्थापन आपसे। मान लिया जाए ए बी को तय करने में 5 किलोमीटर लगा, ए से लेके 5 बी तक जाने में इसको 5 किलोमीटर लगा। मान लेते हैं कि आप स्कूल गए तो फिर घर भी तो आइएगा ना, कि ऐसा थोड़ी कि स्कूल में ही घर बसा लीजिएगा, नहीं बसाइएगा, स्कूल से फिर घर आइए। तो बी से ए की दिशा में आप आए, यानी अगर आप डायरेक्शन दिखा देते हैं तो बी से ए और ए से बी, बी से ए गए हैं और ए से बी गए, तो ये भी 5 किलोमीटर आप दूरी तय करेंगे। मान लीजिए जिस रास्ते से आप गए जिसकी जो दूरी होगी वो बदलेगी नहीं ना। ऐसा थोड़ी कि स्कूल जाने के बाद आप आइएगा तो उसका रोड कम हो जाएगा, रोड का तो वही पोजीशन होगा जो 5 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर को अगर हम माइनस करते हैं तो क्या आएगा इसका आंसर, 0 किलोमीटर, यानी आपका विस्थापन शून्य होगा। जहां से गए वहां से आ गए तो शून्य हो गया।
विस्थापन कुछ भी नहीं रहा। अगर वहीं रह जाते हैं तो विस्थापन 5 किलोमीटर, तो ये शून्य हो जाएगा। समझ गए? और दूसरा बात ये है कि जैसे आप बोला था कि मैंने बोला था कि दूरी हमेशा धनात्मक होगी और दूरी का मान कभी भी 0 नहीं होगा। उसी तरह विस्थापन का जो मान होगा 0 भी होगा, धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये इधर अगर हम गए तो -5 हुआ ना, इधर से इधर हम गए, इधर से इधर गए तो -5 हो गया, और इधर से गए तो +5 हो गया। तो प्लस भी हो गया और धनात्मक भी हो गया और ऋणात्मक भी हो गया, और दोनों को जब अंतर निकालेंगे तो क्या हो गया? 0 हो गया। यानी तीनों चीज होता है, विस्थापन में तीनों चीज होता है, और दूरी में सिर्फ 2 चीज होगा, 0 होगा और 0 कभी नहीं होगा और धनात्मक होगा, यानी सिर्फ धनात्मक होगा। समझ गए? तो नेक्स्ट क्लास में और भी पॉइंट हम लोग समझेंगे विस्थापन से, और अगले पॉइंट पढ़ेंगे कि एक समान गति और असमान गति है। ठीक है, पार्ट 3 में हम लोग और भी डिटेल से समझेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर की और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ये बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, आपका एक शेयर किसी न किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझा सकूं। मेरा बताना सिर्फ काफ़ी नहीं है। ठीक है, आप इसके लिए एनसीईआरटी बुक ज़रूर पढ़िए। मैं हमेशा बोलता हूं कि एनसीईआरटी बुक को आपको फॉलो करना है। उसके अलावा अगर आपके पास जो भी रेफरेंसेस बुक है वो भी पढ़िए, मगर वही बात हो जाती है, क्वालिटी डज मैटर, क्वांटिटी डजंट मैटर। किसी एक किताब को पढ़िए तो फुल्ली तरह से आप उसको पढ़िए, और ज़रूर पढ़ने से बच्चे आजकल पढ़ना नहीं चाहते, इसीलिए बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा सा रीडिंग की आदत डालिए, बुक को पढ़िए, तो आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो जाएगा। अगर आप सिर्फ वीडियो आप सिर्फ देखते रहिएगा, आप बुक नहीं पढ़िएगा, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पिंग हैंड की तरह है ये, मगर बुक आपको मेन पढ़ना है। ठीक है, टेक केयर, बाय, थैंक यू।